नमस्कार। 15 मई के करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं भार्गवास्त्र के बारे में। भार्गवास्त्र भारत में स्वदेशी रूप से विकसित एक माइक्रो मिसाइल बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है और यह स्वार्म ड्रोन से निपटने में सक्षम है। माइक्रो मिसाइल्स आधारित वायु रक्षा तंत्र होने के कारण इसमें छोटे छोटे मिसाइल्स जो हैं वो ड्रोन के झुंडों को टारगेट करेंगे और यह जो बड़े बड़े मिसाइल्स छोड़ने वाले सिस्टम हैं उनकी अपेक्षा सस्ता होगा। इसका विकास इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड ने किया है और इसका परीक्षण ओडिशा के गोपालपुर समुद्री तट पर किया गया। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह 6 से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही छोटे ड्रोनों का पता लगा लेता है और 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ही उनको निशाना लगाकर निष्क्रिय कर देता है, उन्हें नष्ट कर देता है। अब हम लोग जान लेते हैं आयुर्वेद दिवस के बारे में। आयुर्वेद दिवस पहले धनतेरस या धन्वंतरी जयंती के दिन मनाया जाता था। भगवान धन्वंतरी के अवतरण दिवस के दिन मनाया जाता था। अब इसकी एक निश्चित तिथि निर्धारित की गई है, सितंबर 23 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई है और इसका कारण यह है कि जो धनतेरस का दिन था वह सितंबर से लेकर नवंबर तक बदलता रहता था और इसलिए इसे पूरे वैश्विक स्तर पर आयुर्वेद दिवस मनाने में समस्या आती थी। और आयुर्वेद को अगर वैश्विक स्तर पर ले जाना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक निश्चित तिथि हो। सुनिश्चित तिथि के लिए ही 23 सितंबर का दिन चुना गया और यह इसलिए भी चुना गया क्योंकि ऑटमनल इक्विनॉक्स का दिन है, शरद विषुव का दिन है, अर्थात इस दिन दिन और रात की अवधि जो है बराबर होती है, इक्वल होता है। और आयुर्वेद की भी दर्शन है कि मन, शरीर और आत्मा का क्या हो, इक्विलिब्रियम हो, संतुलन हो। अब हम लोग विषुव को जान लेते हैं। तो 2 विषुव होते हैं, शरद विषुव और वसंत विषुव, ऑटमनल इक्विनॉक्स और वर्नल इक्विनॉक्स। शरद विषुव 23 सितंबर को होता है और वसंत विषुव जो है 21 मार्च को होता है। दोनों ही दिन जो है पृथ्वी के इक्वेटर पर अर्थात विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात की अवधि जो है बराबर होती है। इसके अलावा एक और होता है सोल्स्टाइस। सोल्स्टाइस जो है वह दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि में अंतर को बताता है। एक विंटर सोल्स्टाइस होता है शीत अयनांत और एक होता है समर सोल्स्टाइस ग्रीष्म अयनांत। समर सोल्स्टाइस जो है 22 जून को आता है और विंटर सोल्स्टाइस 22 दिसंबर को आता है। अब समर सोल्स्टाइस में यह होता है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि जो है गर्मी होता है हमारे यहाँ, तो दिन की अवधि जो है लंबी होती है और रात की अवधि छोटी होती है। और इसका उल्टा होता है दक्षिणी गोलार्ध में। जब विंटर सोल्स्टाइस आता है तो उत्तरी गोलार्ध में रात की अवधि जो है वह लंबी हो जाती है और दिन की अवधि छोटी हो जाती है और इसका उल्टा होता है दक्षिणी गोलार्ध में। अब यहाँ पर एक और बात दी हुई है कि पेरिहिलियन और एपीहिलियन। पेरिहिलियन जो है वह 3 जनवरी को होता है और एपीहिलियन जो है वह 4 जुलाई को होता है। पेरिहिलियन का तात्पर्य है कि पृथ्वी जो है वह अपनी कक्षा में सूर्य के अभी सर्वाधिक नज़दीक की दूरी पर है। यह लगभग 147 मिलियन किलोमीटर होता है और एपीहिलियन के समय जो 4 जुलाई को होता है वह पृथ्वी सूर्य से अपनी कक्षा में सबसे दूर होती है। वह लगभग दूरी 152 मिलियन किलोमीटर होती है और यह एपीहिलियन और पेरिहिलियन को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे एप्सिलॉन कहते हैं। अब हम लोग अगले करंट को देख लेते हैं। भारत का पहला 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र जो है वह बेंगलोर में ओपन हुआ है। इसकी स्थापना की है रेनेसां इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। दूसरा जो है नोएडा में किया गया है। यह 3 नैनोमीटर चिप टेक्नोलॉजी जो है यह सबसे एडवांस्ड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है और इससे पहले 5 नैनोमीटर नोड टेक्नोलॉजी चल रही थी। 3 नैनोमीटर चिप टेक्नोलॉजी का तात्पर्य यह हुआ कि यह टेक्नोलॉजी जो है पिछले जो सेमीकंडक्टर्स बनाए जाते थे, चिप बनाए जाते थे, उसकी अपेक्षा कहीं छोटे चिप्स बनाएगी और ये अधिक शक्तिशाली होंगे और अधिक ऊर्जा दक्ष भी होंगे, अर्थात इनके द्वारा बिजली की खपत भी कम होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक छोटे से स्पेस में बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर को लगाया जा सकेगा। अब हम लोग एक अगले करंट को देखते हैं। भारत का 6ठा अर्धचालक कारखाना सेमीकंडक्टर फैक्ट्री जो है उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित किया गया है। 4 जो हैं वो पहले 4 जो हैं वो गुजरात में हैं, एक जो है वह असम में है और यह चौथा जो है 6ठा जो है यह यूपी में स्थापित किया गया है। जेवर में एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट भी है और इस कारखाने की जो स्थापना की गई है वह भारत सरकार के सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत की गई है। इसकी स्थापना HCL समूह और फॉक्सकॉन दोनों ने मिलकर की है, तो यह एक ज्वाइंट वेंचर है।
अब हम लोग जान लेते हैं सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर एक ऐसा पदार्थ होता है जो कभी सुचालक की तरह काम करता है और कभी कुचालक की तरह काम करता है, और इसकी चालकता को तापमान, प्रकाश, वोल्टेज और उसमें जो अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं उसके आधार पर कंट्रोल किया जा सकता है। ये जो अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं डोपिंग। हम लोग जानते हैं कि सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है उसकी रीढ़ होती है, उसका बैकबोन होता है, और बैंड थ्योरी जो है वह फिजिक्स के अंतर्गत आता है और यह सेमीकंडक्टर के पीछे का बेसिक फिजिक्स है। इसके बारे में हम कभी बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेमीकंडक्टर्स के टाइप को जान लेते हैं। तो दो टाइप होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो शुद्ध जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनसे बनाए जाते हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनाए जाते हैं, शुद्ध पदार्थों से बनाए जाते हैं, और ये परम शून्य तापमान पर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर कुचालक की तरह काम करने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे तापमान बढ़ता है ये जो है वो सुचालकता इनमें आने लगती है। जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, बाह्य अर्धचालक होते हैं, वो डोपिंग की प्रक्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं, अर्थात इनमें अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं। ये दो तरह के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप जो है वो फास्फोरस और आर्सेनिक की डोपिंग से बनाए जाते हैं। एन का अर्थ हुआ नकारात्मक, अर्थात इसमें निगेटिविटी अधिक होगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन्स अधिक होंगे। और जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है वो बोरोन और गैलियम मिलाकर उनकी डोपिंग की जाती है। ये जो है पी का अर्थ है पॉजिटिव और इनमें होल्स होते हैं। तो पी और एन को मिलाने से पी एन जंक्शन का सेमीकंडक्टर हमें प्राप्त होता है और इनका प्रयोग डायोड और ट्रांजिस्टर में किया जाता है। कई जगहों पर हमें सेमीकंडक्टर का प्रयोग मिलता है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेज कई सारे हैं, जैसे डायोड हैं जो कि केवल एक ही दिशा में करंट जाने की अनुमति देते हैं। फिर ट्रांजिस्टर हैं जो कि स्विच या एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। फोटो डायोड्स होते हैं, एलईडी को कौन नहीं जानता है, लाइट इमिटिंग डायोड्स जो कि घरों में रोशनी देने का काम करते हैं। सोलर सेल में भी सेमीकंडक्टर्स का प्रयोग होता है जो सौर ऊर्जा को बिजली में बदल देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में बदल देते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट जो हैं वो कंप्यूटर, स्मार्ट टीवीज़, मोबाइल्स इत्यादि का तो ज्ञान है, उनका आधार है। अब हम लोग जान लेते हैं सिलिकॉन के बारे में। सिलिकॉन जो है प्रचुर मात्रा में प्रकृति में पाया जाता है और रेत जो है वह सिलिकॉन ही है, रेत से इसे प्राप्त किया जा सकता है। यह स्थिर और टिकाऊ होता है और इसे आसानी से डोप किया जा सकता है, इसलिए इसमें आसानी से अशुद्धियाँ मिलाई जा सकती हैं और पी और एन प्रकार की सामग्री बनाई जा सकती है। सेमीकंडक्टर्स के एप्लीकेशन देखें तो कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन में है, प्रोसेसर और मेमोरी चिप्स के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में है, टीवी, रेडियो, ऑडियो सिस्टम बनाने में, कम्युनिकेशन सिस्टम में भी इनका प्रयोग होता है, फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमीटर में, रिसीवर में, ऑटोमोबाइल्स जो हैं आजकल उसमें भी प्रयोग हो रहा है, सेंसर और नियंत्रण प्रणाली में, चिकित्सा उपकरणों में जैसे इमेजिंग डिवाइसेज हैं, डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, उन सब में इनका प्रयोग किया जा रहा है। सोलर पैनल जो कि रिन्यूएबल एनर्जी का जनरेटर है उसमें भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। अब अगले करंट को हम लोग देखें तो भारत जो है विश्व में तीसरा सबसे बड़ा ई कचरा उत्पादक बन गया है, चीन और अमेरिका के बाद। ई कचरा का अर्थ है वह सारा कचरा जो कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज से आता है, अर्थात जब हम इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज को उपयोग करना बंद कर देते हैं तो वो ई कचरा बन जाते हैं, और जैसे कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन, अप्लायंसेज इसके अंतर्गत आते हैं। इनमें कुछ वैल्यूएबल्स चीज़ें भी मिलती हैं इनके कचरों में, जैसे कि सोना, चांदी मिलता है और कुछ जहरीली चीज़ें भी मिलती हैं जैसे लेड, मरकरी। ई कचरा के मामले में अगर देखें तो 2023-24 में भारत 17.51 लाख मीट्रिक टन ई कचरा उत्पन्न कर चुका है और चीन और अमेरिका के बाद यह तीसरा सबसे बड़ा कचरा उत्पादक देश है। सबसे बड़ी चिंता का विषय है इसकी अनौपचारिक रिसाइकलिंग होती है जो हाथ से की जाती है और इससे श्रमिक और आसपास के लोग जो होते हैं वो खतरनाक रसायनों के संपर्क में आते हैं जिससे बहुत सारे खतरे होते हैं, जैसे लेड या शीशा जो है वह तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है, बच्चों में विकास संबंधी समस्याएं पैदा करता है, गुर्दे की किडनी की समस्याएं पैदा करता है। मरकरी या पारा जो है वह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, मस्तिष्क और भ्रूण के विकास को प्रभावित करता है। कैडमियम जो है फेफड़े को प्रभावित करता है, कैंसर का कारण बनता है। BFR ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स जो हैं वो भी कार्सिनोजेनिक होते हैं अर्थात कैंसर कारक होते हैं और हमारे अंतःस्रावी तंत्र को, एंडोक्राइन सिस्टम को भी प्रभावित करते हैं। अगले करंट को हम लोग देखते हैं। ब्रह्मोस की मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग फैसिलिटी जो है उसका निर्माण और परीक्षण की इकाई जो है वो लखनऊ में स्थापित किया गया है। ब्रह्मोस के बारे में हम लोग जानते हैं कि यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और
इसकी स्थापना, यह जो टेस्टिंग इकाई है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में हुई है। रक्षा औद्योगिक गलियारे में इसकी स्थापना हुई है और यहाँ पर अगली पीढ़ी के ब्रह्मोस का निर्माण किया जाएगा। और ये अगली पीढ़ी के जो ब्रह्मोस होंगे वो पहले की अपेक्षा हल्के होंगे और लंबाई में भी कम होंगे, लेकिन मारक क्षमता बहुत अधिक होगी। ब्रह्मोस रूस और अमेरिका के बीच, भारत के DRDO और रूस के NPO मशीनोस्ट्रोयेनिया के बीच जो है एक जॉइंट वेंचर है और भारत इसका कई जगह निर्यात भी कर रहा है। जैसे अभी इसने फिलीपींस को दिया है और कई सारे देशों के द्वारा इसकी मांग है, क्योंकि ब्रह्मोस जो है वो काफ़ी कारगर सुपरसोनिक मिसाइल है, अर्थात यह ध्वनि की गति से तेज़ चलने वाला मिसाइल है, सटीक प्रहार करने की क्षमता, और इसका रेंज जो है 290 से 400 किलोमीटर के बीच आता है। और इसकी गति देखें तो मैक 2.8 से 3.5 है, अर्थात ध्वनि की गति का, हवा में ध्वनि की गति का 2.8 गुना से लेकर 3.5 गुना होता है। और सबसे बड़ी खासियत इसकी यह है कि इसे जहाज़ से, समुद्री जहाज़ से, ज़मीन से, हवा से या पनडुब्बी से, सबमरीन से, कहीं से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस जो नाम आया है वह ब्रह्मपुत्र और मोस्कोवा नदियों से आया है। ब्रह्मपुत्र असम, अरुणाचल इत्यादि जगह बहती है और मोस्कोवा जो है इसी के तट पर मॉस्को नगर बसा हुआ है, जो कि रूस की राजधानी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, आपके ज्ञान में भी वृद्धि हुई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसे शेयर करें अपने दोस्तों में, कमेंट करें, और अगर नए हैं चैनल के लिए तो आप सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, उनको बहुत बहुत थैंक यू, और जो देख रहे हैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।